नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें विभिन्न टॉपिकों को मैंने रखा है जो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। इसके लिए यूपी टेट, झारखंड टेट, हरियाणा टेट सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्लास, क्योंकि इसमें विभिन्न टॉपिकों को रखा है। जिस प्रकार से सीडीपी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी प्रकार की क्लास आपके सामने होगी। ये आपकी थ्योरी बेस्ड क्लास होगी। इसको आप देख लेंगे तो विभिन्न टॉपिकों के से आपके सारे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं कि मनोविज्ञान क्या है और मनोविज्ञान के विकास कैसे हुआ, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। कौन? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। जैसे कि साइकी प्लस लोगस यानी ग्रीक शब्द से बना है साइकोलॉजी। इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं, तोड़ते हैं, तो साइकी प्लस लोगस होता है, जो कि ये ग्रीक शब्द से बना है साइकोलॉजी। साइकी का अर्थ होता है आत्मा का और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन, यही होता है साइकी का अर्थ। अगला दोस्तों, मनोविज्ञान का विकास कैसे कैसे हुआ है। मनोविज्ञान का विकास तो आत्मा के रूप में मनोविज्ञान का विकास हुआ है दोस्तों। दूसरा हुआ आपका मन के विज्ञान के रूप में भी मनोविज्ञान का विकास हुआ है। चेतना के विकास के रूप में भी मनोविज्ञान का विकास हुआ है और व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का विकास हुआ है। मनोविज्ञान का विकास इन 4 रूपों में माना जाता है: आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। इनके द्वारा मनोविज्ञान का विकास दोस्तों माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस सी टेट, यूपी टेट, झारखंड टेट, राजस्थान टेट बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। संप्रदाय, पहला संप्रदाय है संरचनावाद संप्रदाय। दोस्तों क्या है आपका पहला संप्रदाय? संरचनावाद संप्रदाय है। कौन सा है? संरचनावाद संप्रदाय। इसका प्रकरण क्या है दोस्तों? ये आपका है संवेदना और विधि, अंतरदर्शन, प्रयोग विधि। और इसके प्रवर्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? उंट और टिंचनर हैं, जो कि 1879 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगला है प्रकारवाद। इसका मुख्य प्रकरण क्या है? व्यवहारवाद यानी अधिगम, और विधि क्या है? अंतरदर्शन, निरीक्षण विधि। और इसके प्रवर्तक बनते हैं एजेल और डीवी। 1900 में इसका प्रारंभ हुआ था दोस्तों। अगला है आपका व्यवहारवाद। ये मुख्य प्रकरण क्या है? व्यवहार यानी पशु व्यवहार है और निरीक्षण प्रयोग विधि है। और इसको किसने किया था? पावलोव और वाटसन ने इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। जो अगला है आपका समग्रवाद। दोस्तों ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके प्रवर्तक जरूर ध्यान रखना कि इन सबके संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ये आपका प्रत्यक्षीकरण, स्मरण और अंतरदर्शन है। ये अंतरदर्शन निरीक्षण प्रयोग है। इसका वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का और लेविल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों सारे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको जरूर प्रवर्तक, ये सारे प्रवर्तकों को याद रखना और संप्रदाय को याद रखना प्यारे दोस्तों। अगला है आपका मनोविश्लेषणवाद, अचेतन अवस्था, प्रच्छन्न निरीक्षण। ये फ्रायड, एडलर और जुंग है, जो कि 1900 में प्रारंभ हुआ था। तो ये आपकी स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को हर एग्जाम में बनते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों इसको जरूर से जरूर, अगर इसमें कुछ भी याद न रखना तो इसके संप्रदाय और प्रवर्तक जरूर याद रखना। इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। इस स्लाइड से क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर एग्जाम में बनते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए अगला है मनोविज्ञान की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो मनोविज्ञान की विधियाँ कौन कौन सी हैं? अगला है निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और विवरणात्मक विधि। चलिए अगला क्या है आपका? अब निरीक्षण विधि, जो कि निरीक्षण विधि में कौन कौन से आते हैं? ये निरीक्षण विधि में जो दोस्तों दर्शन, अंतरदर्शन विधि और बाह्य दर्शन विधि, इन निरीक्षण विधि में आते हैं। यानी मनोविज्ञान की विधि क्या है? अंतरदर्शन भी कर सकते हैं और बाह्य दर्शन विधि भी मनोविज्ञान का। अगला है आपका प्रयोगात्मक विधियाँ। अगला
विवरणात्मक विधियाँ, ये कौन है? जीवन इतिहासविद के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं, विकासात्मक विद द्वारा, तुलनात्मक विद द्वारा और नैदानिक विद द्वारा और सर्वेक्षण विद द्वारा। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों है। अगला है आपका, अब देखिए वंशानुक्रम एवं वातावरण, जैसे कि रीट और लेवल फर्स्ट और सेकंड में आपके टॉपिक भी दिए गए हैं, उसी से संबंधित मैं आपके सामने एक क्वेश्चन को लेके आया हूँ। इस पूरे क्लास में 20-30 मिनट की क्लास होगी, अगर देख लेंगे तो निश्चय ही आपके कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन इस क्लास से ही कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए वंशानुक्रम वह सभी बातें समाहित करती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन जन्म के लगभग 9 वर्ष पूर्व माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। अब वंशानुक्रम नियम कौन कौन से हैं? सारे नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। वंशानुक्रम के नियम कौन से हैं? समानता का नियम, अगला है भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का नियम और मातृ एवं पितृ पक्षों का नियम और संयोग का नियम। इतने वंशानुक्रम के नियम बताए गए हैं। देखिए वातावरण दोस्तों, प्यारे दोस्तों, वातावरण अनेक वस्तुओं के समावेशन से बनता है तथा इसके अंतर्गत वह सभी बातें आ जाती हैं जो बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करती हैं। डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार एक परिभाषा वातावरण की दी गई थी कि वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवन प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, विकास व परिपक्वता को प्रभावित करती हैं। यह डगलस की परिभाषा है, इंपॉर्टेंट दोस्तों है। अब वातावरण के प्रकार क्या होता है? वातावरण के 2 प्रकार हैं, कौन सा? आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। अगला देखिए, अब देखिए व्यक्तित्व से क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। व्यक्तित्व, चलिए, व्यक्तित्व का निर्माण सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है दोस्तों। और व्यक्तित्व और पर्सनालिटी शब्द, देखिए व्यक्तित्व लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है जिसका अर्थ है मुखैटा। ये दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट, ये आपकी जो है कथन बहुत इम्पॉर्टेंट है जो गिलफोर्ड ने दिया था, इसको याद रखना हमेशा। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। कितनी बार एग्जाम में, यूपी टेट में तो कई बार ये पूछा जा चुका है। और आपका इसी प्रकार से जहाँ भी ये टेट होता है, जैसे कि रीट टेट, राजस्थान टेट, हरियाणा टेट, ये सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर स्टेट में राज्यों को क्वेश्चनों को घुमा फिरा के पूछते हैं, यहाँ से वहाँ सारे क्वेश्चनों, अगर सारे राज्यों को आप पिछले क्वेश्चनों को देख लेते हैं तो निश्चय ही आपका 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपकी व्यक्तित्व की परिभाषा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला है व्यक्तित्व के सिद्धांत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन सिद्धांतों को ज़रूर आप लोग जो है याद रखना, इनको भूलना नहीं, क्योंकि मैं छांट के क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, ढूंढ के किताबों से क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये आपका है सिद्धांत कौन कौन से हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये सिगमंड फ्रायड का है दोस्तों। अगला है शरीर रचना सिद्धांत, ये सेल्डन का है। और शील गुण सिद्धांत, ये दोस्तों आपका आलपोर्ट और कैटल का है। अगला मांग सिद्धांत दोस्तों, ये मैस्लो का है। अगला है परिस्थितिवाद दोस्तों, परिस्थितिवाद ये गार्डनर मर्फी का है। और अस्तित्ववादी सिद्धांत दोस्तों, ये कार्ल रोजर्स का है। ये सिद्धांत जो आपके दिए गए हैं, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और बार बार उसको देखते रहना, इससे निश्चय ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कौन कौन से हैं? अगला है प्रतिपादक कौन थे इसके? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड थे। इसका मुख्य प्रत्यय क्या था दोस्तों? तो मुख्य प्रत्यय आपका बताया गया है अचेतना, इदम, अहम और पराहम, इड, ईगो, सुपर ईगो। ये मुख्य आपके जो है
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बताए गए हैं। अब देखिए चेतन, अर्धचेतन और अचेतन का आकारी निरूपण क्या है। देखिए सबसे पहले इसमें रहता है आपका अचेतन, फिर अर्धचेतन, फिर चेतन। ये क्या है आपका, पहले व्यक्ति अचेतन होता है, फिर अर्धचेतन में आता है, फिर चेतन में आ जाता है। ये आपका दोस्तों चेतन, अर्धचेतन और आकारी रूप है दोस्तों। अब देखिए इदम, अहम एवं परा अहम का आकारी निरूपण क्या है दोस्तों। तो ये आपका इदम, देखिए ये क्या है आपका इदम और पराहम और अहम, इसको बीच में रखा गया है। ये सुपर ईगो है, पहले आपका इदम होता है, फिर अहम होता है, फिर आपका पराहम होता है। अगला है मैस्लो की मांग सिद्धांत। सबसे ज़्यादा ये आपकी सीक्वेंस पूछ लिया जाता है दोस्तों कि मैस्लो को मांग सिद्धांत में उच्च स्तर पे क्या होता है और निम्न स्तर पे क्या होता है। तो मैस्लो की जो मांग सिद्धांत है ये 3, दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता और सामाजिक आवश्यकता, इसको निम्न स्तरीय बताया गया है, और स्वसम्मान आवश्यकता और आत्मसिद्धि इसको उच्च स्तरीय दोस्तों बताया गया है। ये मैस्लो का मांग सिद्धांत है प्यारे दोस्तों, ये मैस्लो का मांग सिद्धांत है। और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं देखिए। तो ये कारक आपके हो जाएंगे जैविक कारक, वातावरणीय कारक। और वातावरणीय कारक में आपके परिवार, आर्थिक स्थिति, विद्यालय, जनसंचार माध्यम, धर्म और संस्कृति आदि है। और तो ये आपके प्रभावित करने कारक है दोस्तों। अगला है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये आपकी हो जाएंगी, अगर व्यक्तित्व को मापना है तो इन विधियों को आत्मनिष्ठ विधि द्वारा, वस्तुनिष्ठ द्वारा और प्रक्षेपी विधि द्वारा। तो दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कि आत्मनिष्ठ विधियाँ, आत्मनिष्ठ व्यक्तित्व को मापने की आत्मनिष्ठ विधियाँ कौन सी हैं। तो आप इसको याद कर लो, अवलोकन, साक्षात्कार और जीवन इतिहास, ये आत्मनिष्ठ विधियाँ हैं। और वस्तुनिष्ठ विधि में निर्धारण मापी, परिसूची या प्रश्नावली और परिस्थिति परीक्षण। और प्रक्षेपी विधियाँ कौन सी हैं, सहचर तकनीकी, रचना तकनीकी, पूर्ण तकनीकी, क्रम तकनीकी और अभिव्यक्त तकनीकी। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए व्यक्तित्व के वर्गीकरण, ये आपकी स्लाइड भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। विचार शक्ति के आधार पर किसने व्यक्तित्व का वर्णन किया था, थार्नडाइक ने किया था। शरीर के आकार प्रकार के आधार पर वार्नर ने किया था, और स्वभाव के आधार पर सेल्डर ने किया था, और शरीर रचना के आधार पर क्रचमर किया था। इससे भी क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं, ये जरूर याद रखना। चलिए अगला है, अब देखिए शैक्षिक परीक्षण एवं अध्ययन के विषय कौन कौन से हैं। इसमें देखिए टीईटी परीक्षण का अध्ययन विषय क्या है। तो टीईटी का अध्ययन परीक्षण जो है ये व्यक्तित्व लक्षण का है। और रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण ये क्या है, इसका अध्ययन क्या है, अचेतन प्रेरणा। इसका रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में अचेतन प्रेरणा का विषय इसमें रखा जाता है। और निष्पादन परीक्षण में अशिक्षितों की बुद्धि परीक्षण का। और मौखिक परीक्षण में दोस्तों शिक्षितों की बुद्धि का। और प्यारे दोस्तों चिमटी परीक्षण में यांत्रिक कौशल का। और स्मृति परीक्षण में स्मृति का दोस्तों अध्ययन किया जाता है। अब देखिए इसी के इसका प्रतिपादन किसने किया था, विभिन्न जो है परीक्षणों का। जो टीएटी इसका परीक्षण किसने किया था, मार्गर एंड मुरे। कई बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि टीएटी का परीक्षण या परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया था, तो मार्गर एंड मुरे ने किया था। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण ये हरमन्स रोरसा ने किया था। और सीएटी का परीक्षण लियोपोल्ड ब्लैक ने किया था। अगर शब्द सहचर विधि, इसमें गाल्टन ने 75 शब्द और युंग ने 100 शब्द के बारे में बताया है। और क्रॉस आउट परीक्षण ये प्रेसी ने दिया था। और अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी परीक्षण लेयार्ड, मेरस्टोन और डिड्रेड ने किया था। और मोजेक परीक्षण दोस्तों मार्गरेट लेविन और फील्ड ने दिया था दोस्तों। तो ये दोस्तों बहुत ही स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ये भी दोस्तों याद रखना कि इन व्यक्तित्व में ये परीक्षण क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किसने किया था, टीईटी का परीक्षण किसने किया था, सीएटी का परीक्षण किसने किया था, या प्रतिपादक कौन है, ये इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इसको आप लोग जरूर ही ध्यान रखना। चलिए अगला है दोस्तों, ये क्लास आपकी वैसे 2 घंटे की होनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको सिर्फ
20 से 25 मिनट में दूंगा। और अब देखिए अगला आपका टॉपिक है पियाजे, कोहलर और वाइगोट्स्की। तो शॉर्टकट में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं से क्वेश्चन मैं यहाँ से उठा रहा हूँ सिर्फ, और बहुत ज़्यादा थ्योरी आपको नहीं दे रहा हूँ। पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पियाजे मनोवैज्ञानिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कई अवस्थाओं के बारे में बताया था। तो ये सारी अवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो पहली अवस्था इन्होंने बताया था, कौन था? संवेदी प्रेरक अवस्था। इसकी आयु क्या होती है? 0 से 2 वर्ष होती है। और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। दोस्तों बहुत थ्योरी मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं वही मैं थ्योरी दे रहा हूँ, इसलिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो निश्चय ही अपने सारे ग्रुपों में इसको शेयर कर देना। ये क्लास आपके लिए निश्चय ही ये आपके 20 नंबर से अधिक क्वेश्चन देने वाली है। अगला क्या है आपका? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष की होती है। इसमें प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं, वस्तु अस्थायित्व उत्पन्न होता है, बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। ये आपकी ये अवस्थाओं के बारे में जरूर ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चन 1-2 इससे बन जाते हैं। अगला है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 7 से 11 वर्ष की होती है। बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में संगत तर्क कर सकता है और वस्तुओं के विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। वस्तुओं की मानस प्रतिभाओं पर परिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं करने में सक्षम होता है। अगला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 से 15 वर्ष की होती है। किशोर तर्क का अनुभव अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं और परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इस तरह से ऑप्शनल के रूप में आपके मिल जाते हैं कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में कौन से वर्ष आते हैं, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कितने वर्ष के बीच होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं। आप निश्चय ही इन सारी अवस्थाओं को ध्यान से देखना। चलिए अगला है, अब कोहल वर्ग के नैतिक के सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। कोहल वर्ग का नैतिक सिद्धांत क्या है? देखिए, तो कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तर सोपान कौन कौन से हैं? पहला आपका पूर्व परंपरागत स्तर, ये कोहल वर्ग का स्तर है। इसमें सोपान कौन कौन से लेवल होते हैं? आत्म केंद्रित निर्णय में दंड तथा आज्ञापालक अभिमुखता और यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। दोस्तों इससे क्वेश्चन बनता है कि दंड तथा आज्ञापालक अभिमुखता या यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता कोहल वर्ग के किस स्तर के अंतर्गत आते हैं? तो आपको अगर अंतर पता है तो आप निश्चय ही तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन जो स्तरों को जरूर ध्यान रखना। तो आपका दूसरा स्तर है परंपरागत स्तर। इसमें क्या क्या आता है दोस्तों? इसमें परस्पर एकरूपता अभिमुखता आता है। अगला है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, ये भी 2 आते हैं। किसमें? परंपरागत स्तर में। अगला आपका उच्च परंपरागत स्तर में क्या आता है? सामाजिक अनुबंधन विधि सम्मत अभिमुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, ये आते हैं। तो ये तीनों स्तर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्यारे दोस्तों जरूर याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ, इससे जरूर आप लोग इसको याद रखना और इस पूरी स्लाइड को अच्छे से देखना 1 से 2 बार। चलिए अगला है बौद्धिक तथा नैतिक विकास के सोपान कौन कौन से हैं? देखिए, ये कंपैरिजन संबंध बताया गया है कि पियाजे के अनुसार बौद्धिक क्या है और नैतिक क्या है, और कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक क्या है। तो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के सोपान कौन कौन से हैं? ये संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये किसने दिया था? पियाजे के अनुसार। और पियाजे के अनुसार दूसरा क्या था? नैतिक विकास के सोपान, ये बौद्धिक विकास के सोपान है। और पियाजे के अनुसार नैतिक विकास के सोपान कौन कौन से हैं? नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता। दोस्तों याद रखना। और कोहलर वर्ग के अनुसार नैतिक सोपान कौन कौन से हैं?
आत्म केंद्रित निर्णय में दंड था आज्ञापालक अभिमुखता, जो भी ऊपर पढ़ चुके हैं। यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता और परस्पर एक रूप अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। अगला आपका सामाजिक अनुबंधन, विधि सम्मत अभिमुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर ही इन सारे सोपानों को याद रखना, इससे क्वेश्चन निश्चय ही आपके एग्जाम में बनने वाला है। चलिए अब देखिए लेओ वागस्की के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा था? तो इसने कहा था कि ज्ञानात्मक विकास में संस्कृत एक महत्वपूर्ण कारक है। किसने? लेओ-वागस्की ने कहा था। अधिगम से ही ज्ञानात्मक विकास होता है और व्यक्तिगत विकास सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के बिना समझ से परे हैं। एक अकेले अमूर्त सिद्धांत से ज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं की जा सकती है। किसने कहा था? लेओ-वागस्की ने कहा था। अगला है प्याजे के अनुसार मनुष्य अपनी सोच व दिमाग से संसार की परिकल्पना करता है, जबकि वाइगोस्की इसके विपरीत व्याख्या करता है कि उसके अनुसार ज्ञान सामाजिक क्रियाओं का अंतःकरण है। दोस्तों अगला है माध्यम किसी कार्य को करने का महत्वपूर्ण दोस्तों कारक है। जैसे किसान खेत की जुताई अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए करता है। अगला है व्यक्ति वातावरण में बदलाव कर सकता है ताकि वह अच्छे से प्रकृति के साथ अंतःक्रिया कर सके। दोस्तों देखिए कैसे मीडिएशन, इंटेलिजेंस और हायर मेंटल प्रोसेसेस। वाइगोस्की ने मानव के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारिणी विकास स्तर के मध्य अंतर को ZPD कहा है। इससे क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो मानसिक कार्यों पर आधारित है। दोस्तों तो ये आपका वाइगोस्की के विचार थे। वाइगोस्की ने इन सब के बारे में कहा था। ये एक एक लाइन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ही ध्यान रखना। अगला चलिए बुद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं। बुद्ध का प्रत्यय क्या है? बुद्ध के बारे में वाइसलर के अनुसार बुद्ध किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने, वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। बुद्धि के पक्ष कौन कौन से होते हैं? तो बुद्धि के पक्ष, यहाँ पक्ष की बात की जा रही है तो कार्यात्मक पक्ष होता है, संरचनात्मक पक्ष होता है और क्रियात्मक पक्ष होता है। और बुद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं? सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुद्धि टॉपिक, ये हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं, तो बहुत ही अच्छे से देखना, इसको याद रखना। अब देखिए बुद्धि को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो आपका पहला तत्व हो जाएगा वंशानुक्रम, बुद्धि को निर्धारित करता है। अगला है आपका वातावरण, भी बुद्धि को निर्धारित करता है। वंशानुक्रम था वातावरण की अंतःक्रिया भी बुद्धि को प्रभावित या निर्धारित करती है। अब देखिए बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया है ये। आपके बहुत ही बुद्धि के सिद्धांत जितने भी हैं, एक भी सिद्धांतों को छोड़ना नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये निश्चय ही आपके एग्जाम में आपसे टकराने वाले हैं। तो एक कारक सिद्धांत दोस्तों बिने टर्मन और स्टर्न ने दिया था, ये प्रतिपादित किया था एक कारक सिद्धांत को। अगला है आपका द्विकारक सिद्धांत स्पियर्समैन, जैसा कि आप देखा होगा इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं पिछले एग्जाम में। और बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था और समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था दोस्तों। और पदानुक्रमित सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? फिलिप वर्नन ने दिया था। और बुद्ध संरचना सिद्धांत त्रियामी JP गिलफोर्ड ने दिया था। और तरल ठोस बुद्ध सिद्धांत RV कटल ने दिया था। बहुबुद्ध सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दोस्तों दिया था। अगला है त्रितंत्र सिद्धांत, किसने दिया था? ये रॉबर्ट स्टाइनबर्ग ने दिया था। दोस्तों ये सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको निश्चय ही आप लोग अच्छे से देखना। अगला है बुद्धिलब्ध का सूत्र क्या होता है? देखिए बुद्धिलब्ध निकालने का सूत्र, मानसिक आयु आपको मालूम होना चाहिए और वास्तविक आयु गुणे आपका 100 करेंगे तो आपकी बुद्धिलब्ध आयु ज्ञात हो जाएगा। देखिए बुद्धिलब्ध का वितरण क्या है कि कितने से कितने के अंतर्गत कौन सा व्यक्ति किस वर्ग में आता है। तो देखिए आपका जो
130 से अधिक जो होते हैं ये 2% लोग होते हैं, लेकिन ये प्रतिभाशाली में आते हैं, जिसकी बुद्धि 130 से अधिक होती है। और अगर 121 से 30 के बीच होती है तो ये 7% लोग होते हैं, लेकिन प्रखर बुद्धि में आते हैं। 111 से 120 IQ जिसकी होती है वो 16% होते हैं, लेकिन तीव्र बुद्धि में आते हैं। और 91 से 110 के बीच ये 50% लोग होते हैं, जो सामान्य बुद्धि के लोग होते हैं, सामान्य बुद्धि के लोग होते हैं। अगला है 81 से 90 के बीच, ये दोस्तों 16% होते हैं, लेकिन ये मंद बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। और 71 से 80% लोग, ये 7% होते हैं, लेकिन अल्प बुद्धि में आते हैं। और 71 से कम जिसकी बुद्धि होती है वो जड़ बुद्धि में आ जाते हैं। दोस्तों इससे भी क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं, इसलिए ये सारे जो है वर्ग याद रखना कि इसका वितरण जो है बुद्धिलब्ध, इसका जो है याद रखना कि कितने बुद्धिलब्ध के अंतर्गत कौन से बुद्धि वर्ग में आती है, तो इसको जरूर याद रखना दोस्तों। अब फ्रांस के बिनो को बुद्धिमापन के युग का प्रवर्तक माना जाता है। ये भी क्वेश्चन है कि बुद्धि का प्रवर्तक कौन होता है, तो बिने हैं। और उन्हें साइमन के सहयोग से 1905 में प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण भी किया था। देखिए बुद्धि परीक्षणों के प्रकार कौन कौन से हैं। एक होता है आपका प्रशासन, प्रस्तुतिकरण और भाषा के द्वारा और स्थूल या चित्र सामग्री के द्वारा। एक व्यक्ति, ये शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है। और चित्र या स्थूल सामग्री के द्वारा अशाब्दिक व्यक्तिगत और बुद्धि परीक्षण होता है। अनेक व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण किससे होता है, शाब्दिक सामूहिक द्वारा, शाब्दिक और सामूहिक द्वारा होता है, शाब्दिक सामूहिक द्वारा होता है। और इसमें अशाब्दिक सामूहिक चित्र जो है, चित्र या स्थूल सामग्री द्वारा अशाब्दिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। ठीक है, तो ये आपका एक होता है एक व्यक्ति द्वारा और दूसरा होता है अनेक व्यक्ति द्वारा। एक व्यक्ति द्वारा शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है और अनेक व्यक्तियों का शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। तो ये दोस्तों याद रखना। अब देखिए आकलन, जो कि आपके टॉपिक दिए गए हैं, आकलन को पढ़ लेते हैं। देखिए आकलन क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा के दो पहलू होते हैं, परिमाणात्मक व गुणात्मक मूल्यांकन। और आकलन दोनों का मुख्य उद्देश्य गुणात्मकता की जांच करता है, परंतु मूल्यांकन प्रायः शैक्षिक उपलब्धि से ही संबंधित होता है। शिक्षा आकलन में व्यक्तिगत रूप से ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्षों से संबंधित प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए आंकड़ों का एकत्रीकरण, विश्लेषण तथा उसकी व्याख्या करता है। आवश्यक रूप से आकलन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना तथा उनमें सुधार के लिए दिशा प्रदान करना है। बच्चों के माता पिता व शिक्षकों को सतत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में सुधार व कमी को बताते रहना चाहिए, लेकिन बच्चों को पोजिशनल रैंक नहीं देना चाहिए। इससे बच्चों में नकारात्मक प्रवृत्ति का आयाम दोस्तों जुड़ जाता है। ये आकलन से कुछ बातें हैं। अब देखिए मूल्यांकन क्या है, देख लीजिए इवैल्यूएशन। मूल्यांकन अर्थात मूल्य का अंकन या मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया। वास्तव में मूल्यांकन में बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे को जो कुछ सिखाया गया उसका उद्देश्य क्या है, सिखाने वाली विधियां कितनी सफल रही हैं और उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है। इस प्रकार मूल्यांकन शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, उद्देश्य, शिक्षण विधियों आदि के लिए किया जाता है दोस्तों। अगला है मूल्यांकन की आवश्यकता क्या होती है। तो ये आवश्यकता जो होती है छात्रों के मार्गदर्शन के लिए, सहायक सामग्री के लिए, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और छात्रों को प्रेरित करने के लिए भी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अगला है आपका व्यक्तिगत भिन्नता जानने के लिए, पाठ योजना में परिवर्तन लाने के लिए, शिक्षण विधियों में परिवर्तन लाने के लिए, शिक्षण उद्देश्यों का पता लगाने के लिए, रुचियों तथा कुशलताओं की जांच के लिए, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए और अधिगम क्रियाओं की सफलता का पता लगाने के लिए। अगला है बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है और यदि वांछित परिवर्तन न हुआ हो तो क्यों, इसका पता लगाने के लिए। NCERT ने 1988 में कहा कि मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना है। यद्यपि मूल्यांकन के कई प्रकार हैं, किंतु वर्तमान समय में सबसे उपयुक्त मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन को
माना जाता है। अब देखिए स्थिति में व्यापक मूल्यांकन क्या है। ECCE विद्यालय आधारित मूल्यांकन की एक पद्धति है जिसमें विद्यार्थी के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। यह आकलन की वह प्रक्रिया है जिसमें दो पक्षों पर जोर दिया दोस्तों जाता है। मूल्यांकन में निरंतरता और अधिगम संबंधी व्यक्ति व्यवहारगत पक्षों का आकलन, ये पक्ष दोस्तों उसके होते हैं। देखिए केवल 3 घंटे की वर्ष भर में एक परीक्षा मात्र ही छात्र का मूल्यांकन संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि मूल्यांकन में निरंतरता हो, अधिगम में कमियों का पता लगाना, सही तकनीकी का उपयोग करना और विद्यार्थी एवं अध्यापकों के बीच फीडबैक के आधार पर पुनः प्रयास किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है छात्रों के अभिवृद्धि एवं विकास के दोनों पक्षों शैक्षिक एवं सशैक्षिक का आकलन किया जाए जो अधिगम के निम्न क्षेत्रों से जुड़े हों। किससे कौन कौन से? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन, इससे दोस्तों जुड़े हों। तो दोस्तों ये आपकी क्लास 30 मिनट की क्लास रही है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को, इस पूरी क्लास को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो निश्चय ही आपके इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।